Hello student, today I am going to explain you the remaining part of evolution. Evidences from vestigial organs. What is the vestigial organs? Vestigially अवशेषी अंग क्या है? Vestigial organ. Any organ that during the course of evolution has become the reduced in function and usually size. बॉडी के ऐसे ऑर्गन जो कभी लाइफ की किसी स्टेट में वर्क करते थे लेकिन आज वो वर्क नहीं करते हैं, जिससे वो नॉन फंक्शनल हो गए हैं तथा उनका साइज धीरे धीरे रिड्यूस हो गया है। तो ऐसे ऑर्गन बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं या अवशेषी अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल पिन्ना। एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स या अवशेषी अंग, it is also known as non-functional organ in body. Any organ that during the course of evolution has become reduced in function and usually size. बॉडी के ऐसे ऑर्गन जो इवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान या तो फंक्शन करना बंद कर देते हैं या धीरे धीरे साइज में रिड्यूस हो जाते हैं, बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। एग्जाम्पल पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर, विजडम टीथ या अक्कलदाड़, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, हेयर्स ऑफ बॉडी एंड लिम्ब ऑफ स्नैक्स। जो अपना भारी कान होता है वो, जो अक्कलदाड़ होती है वो, जो अपेंडिक्स होता है और अपने शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं तथा कभी कभी सांप के अंदर पैर दिखाई देते हैं, ये सभी जो ऑर्गन होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। एटेविज्म और रिवर्जन, it is a reappearance of an ancestral trait which presently absent or vestigial is called atavism. कभी कभी क्या होता है कि जो एंसेस्टर जो होते हैं अपने, उनके अंदर कुछ लक्षण पाए जाते थे, ट्रेट्स पाए जाते थे, कभी कभी वो एट प्रेजेंट के जो एनिमल है उसमें दिखाई देते हैं। तो वो जो ट्रेट जो एंसेस्टर में होते थे वो एट प्रेजेंट के ऑर्गेनिज्म में जब रीअपेयरेंस होते हैं तो इस प्रोसेस को एटेविज्म कहते हैं। एग्जाम्पल रीअपेयरेंस ऑफ स्मॉल टेल इन न्यू बॉर्न बेबी। कभी कभी जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर पूंछ दिखाई देती है। तो पूंछ कभी अपने एंसेस्टर में हुआ करती थी। अपने जो एंसेस्टर थे वो मंकी थे जिनके अंदर टेल होती थी, लेकिन वही एंसेस्ट्रल ट्रेड जो हैं कभी कभी न्यू बॉर्न बेबी में भी दिखाई देते हैं। डेंस बॉडी हेयर्स इन द मेल। पुरुष जो होते हैं उनके शरीर पर बहुत घने बाल पाए जाते हैं, जैसे कि बंदरों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इस ब्रांच से भी इवोल्यूशन के कुछ एविडेंस मिले थे जो कि निम्नलिखित थे। फर्स्ट वन, सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट। द एम्ब्रियो ऑफ ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। Like flatworm, fish, frog, bird, man and other mammals. Show similar early development like cleavage, blastulation, gastrulation to transform zygote and larva. ऐसे एनिमल जो कि ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं जैसे फ्लेटवर्म, फिश, फ्रॉग, बर्ड, मैन तथा अदर मेमल्स, इन सभी का जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो एक जैसा होता है। इन सभी के डेवलपमेंट में क्लीवेज पाया जाता है, ब्लास्टुलेशन प्रोसेस होती है, गेस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है तथा जायगोट के द्वारा लार्वा का फॉर्मेशन होता है। Ontogeny, development of an organism. Some of evolutionary steps are repeated. जब आप किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट देखते हैं तो उसके अंदर उसके एंसेस्टर के डेवलपमेंट की हिस्ट्री रिपीट होती हुई दिखाई देती है। तो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी। लेकिन जब उसका डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर एंसेस्टर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, हिस्ट्री होती है, वो रिपीट होती है, उसको कहते हैं फाइलोजेनी।
recapitulation theory or biogenic law. It was proposed by Ernest Haeckel. इस थ्योरी को अर्नेस्ट हकेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑन्टोजेनी रिपीट टू फाइलोजेनी. इस थ्योरी के अनुसार ऑन्टोजेनी जो फाइलोजेनी को रिपीट करती है, अर्थात आप किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट देखेंगे तो उस डेवलपमेंट के अंदर उसके एंसेस्टर के डेवलपमेंट की हिस्ट्री भी रिपीट होगी. इट मीन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट ब्रीफ इट्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री. इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है उसमें उसके एंसेस्टर की हिस्ट्री भी रिपीट होती है. सिमिलर वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो. अर्ली embryos of fish, birds, rabbits, human beings show the morphological similarities. अगर आप फिश, बर्ड, रैबिट और ह्यूमन बींग के एम्ब्रियोस को देखेंगे तो उनकी अर्ली स्टेज में सभी जो मॉर्फोलॉजिकल सेम होते हैं, मतलब इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है. अगर आपके सामने फिश का, बर्ड का, रैबिट का और ह्यूमन बींग का एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में रख दिया जाए तो ये सभी मॉर्फोलॉजिकल इतने सिमिलर होते हैं कि आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ह्यूमन बींग का एम्ब्रियो कौन सा है. दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट देम. तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होने के कारण इनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर जो कैरेक्टर पाए जाते हैं सभी में सेम होते हैं. फर्स्ट वन, गिल क्लेफ्ट एंड नोटोकार्ड अपीयर. सभी के अंदर गिल क्लेफ्ट और नोटोकार्ड पाया जाता है. नोटोकार्ड रिप्लेस बाय द वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट्स. जो नोटोकार्ड होता है तो एडल्ट में वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है. गिल्स रिप्लेस बाय द लंग्स इन एडल्ट्स. लार्वल स्टेज के अंदर, एम्ब्रियो स्टेज के अंदर गिल्स होते हैं, लेकिन जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये गिल्स कन्वर्ट हो जाते हैं लंग्स में. थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन. फर्स्ट वन थ्योरी, लेमार्किज्म. दिस थ्योरी वाज proposed by Jean Baptiste de Lamarck in 1809. इस थ्योरी को जॉन बेपिस्ट डी लेमार्क ने 1809 में प्रस्तावित किया था. उन्होंने ये थ्योरी उनकी बुक के अंदर पब्लिश्ड की थी. बुक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक. दिस थ्योरी आल्सो नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. इस थ्योरी को उपार्जित लक्षणों की वंशागति की भी कहा जाता है. Points of Lamarckism. There are 4 points in Lamarckism. First one, origin of need due to the internal vital force. All living organisms and their part tends to increase the continuously due to the internal vital force to meet their need. सभी जीवित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने जो बॉडी के पार्ट हैं उनको कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहते हैं, उनमें लगातार ग्रोथ करते रहते हैं. Second point is effect of environment and need. Influence of environment leads to change their habits. The change in habits result unusual activity of an organ or structure. Any change in organ or structure developed a new function of animals. Environment animal को influence करता है, जिसके कारण animals के अंदर new habits produce होती है, और ये जो हैबिट्स होती है इसके कारण उनके ऑर्गन और बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उनमें अनयूजुअल एक्टिविटी होती है. अनयूजुअल एक्टिविटी होने के कारण एनिमल्स के बॉडी के ऑर्गन जो स्ट्रक्चर है वो नए तरह के फंक्शन करने लगते हैं. यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन. जो ऑर्गन है उनका यूज तथा डिसयूज. Constant use of an organ enhances its efficiency and size. अगर बॉडी के किसी ऑर्गन का कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है तो उस ऑर्गन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, साथ में उनका साइज भी इंक्रीज होगा. इफ़ एनी ऑर्गन इज़ नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम. यदि बॉडी का कोई ऑर्गन बहुत समय तक यूज़ में नहीं आ रहा है, इट लीड्स टू रिड्यूस इन एफिशिएंसी एंड साइज.
जिसके कारण उस ऑर्गन की एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगी, साथ में उसका साइज भी रिड्यूस होगा और लास्ट में ये डीजनरेशन की प्रोसेस करेगा। डॉक्टेराइंस ऑफ डिजायर्स आर कॉल्ड एपिटेंसी। इस डॉक्टेराइंस को कहते हैं एपिटेंसी। Inheritance of acquired characters. All those changes which achieved by environment is called acquired character. ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी न्यू कैरेक्टर डेवलप्ड होते हैं बाय इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, उसको अक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। दिस कैरेक्टर पास जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग्स। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग नेक्ड जिराफ, उदाहरण है लंबी गर्दन वाला जिराफ। जिराफ के एग्जाम्पल से आप देखेंगे। अब लेमार्क में इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आज जो एट प्रेजेंट में जिराफ है उसका जो नेक है वो लॉन्ग है तथा फोर लिम्स है वो भी लॉन्ग है, लेकिन उनका जो एंसेस्ट्रल था वो ऐसा नहीं था। उसका जो साइज था वो कैसा था, बकरी जैसा था। उसकी नेक छोटी थी, फोर लिम्ब भी छोटे थे। वो आसानी से जमीन के ऊपर जो घास होती थी वो खा लेता था। लेकिन सडनली एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए जिसके कारण नीचे की जो घास थी वो खत्म हो गई, लेकिन उसको जिंदा रहना था तो वो ऊपर की थोड़ी बड़ी घास को खाने लगा। बाद में वो ऊपर की जो बड़ी घास थी वो भी खत्म होने लगी। अब घास ऊपर की तरफ थी लेकिन वो साइज में छोटा था, तो वो जंप लगाकर ऊपर की घास को खाने लगा। तो इस प्रोसेस के अंदर उसके बॉडी के दो ऑर्गन यूज में ज़्यादा आने लगे। पहला है उसका नेक और दूसरा है उसका फोर लिम्ब। कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रही, वो ऊपर की घास खाता रहा। तो जिस ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा होता है उसका डेवलपमेंट होता है। तो उसकी बॉडी के अंदर दो ऑर्गन का डेवलप यूज़ ज़्यादा हो रहा था, एक नेक का दूसरा फोर लिम्ब का। तो उन दोनों का डेवलपमेंट होता गया और लास्ट में वो जो जिराफ है, गोट लाइक जिराफ कन्वर्ट हो गया लॉन्ग नेक्ड तथा फोर लिम्ब जो कि लॉन्ग होते हैं उसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कैरेक्टर्स थे नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गए, जिसके कारण अब जो जिराफ है वो लॉन्ग नेक्ड वाले तथा लॉन्ग फोर लिम्ब वाले ही प्रोड्यूस होते हैं। नियो लेमार्किज्म। लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी उसमें उसने ये बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं वो किस तरह से होते हैं वो रीज़न वो नहीं बता पाया था, जिसके कारण उस थ्योरी को फेल कर दिया था। उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर बना था न्यू लेमार्किज्म। दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय द फ्रेंच गिरार्ड, अमेरिकन कोप एंड टीच मॉर्गन। इन तीनों साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ये थ्योरी जो थी निम्न स्टेटमेंट पे बेस्ड थी। फर्स्ट वन, जर्म सेल्स में बी फॉर्म फ्रॉम सोमेटिक सेल्स। जो बॉडी के अंदर जर्म सेल्स होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है बॉडी के सोमेटिक सेल्स से होता है। इंडिकेटिंग सिमिलर नेचर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, जो कि किसको इंडिकेट करता है, क्रोमोसोम्स के नेचर तथा उसके जीन्स को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। बी, रीजनरेशन इन अर्थवॉर्म्स एंड लिजार्ड। अगर अर्थवॉर्म को कई छोटे छोटे पीस में काट दिया जाए तो उसका जो ईच पीस होता है वो ग्रो करके एक पूरा अर्थवॉर्म डेवलप कर सकता है। लिजार्ड में आप देखेंगे कि उसकी जो टेल होती है किसी कारणवश अगर टूट जाती है तो वो रीजनरेट करके पुनः न्यू टेल फॉर्म कर लेती है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू न्यू थ्योरी, डार्विनिज्म। इट इज़ आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब हम पढ़ेंगे विकास की दूसरे सिद्धांत के बारे में जिसको डार्विनिज्म कहते हैं। इस थ्योरी को
प्राकृतिक वर्णवाद या नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय चार्ल्स डार्विन इन 1809। इस थ्योरी को चार्ल्स डार्विन ने 1809 में दिया था। यह थ्योरी उन्होंने उनकी बुक के अंदर पब्लिश की थी। बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मेन फीचर्स ऑफ डार्विनिज्म। फर्स्ट वन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड इनॉर्मस फर्टिलिटी। All living organisms possess the enormous capacity of reproduction, production of large number of seeds and eggs in animals. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी चाहते हैं कि उनका परिवार बड़ा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही समान यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे एक समय में स्टारफिश बहुत सारे अंडे देती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव करते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपटीशन टू ईच अदर्स फॉर फूड, शेल्टर एंड बेटर कंडीशंस। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी आपस में कंपटीशन करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए तथा बेटर कंडीशन के लिए। There are three types of struggles. First one, intra-specific struggle. जब स्ट्रगल सेम स्पीशीज के एनिमल्स के बीच में हो तो उसको इंट्रा-स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। बी, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल इन डिफरेंट स्पीशीज। जब स्ट्रगल डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल के बीच में होता है तो उसको इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। थर्ड वन, एनवायरमेंटल स्ट्रगल फॉर फ्लड, ड्रॉट, एक्सेसिव हीट, कोल्ड, अर्थक्वेक एंड पैरासाइट्स। ये जो स्ट्रगल होता है ये एनवायरनमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जैसे कभी कभी बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना या बहुत कम टेम्परेचर हो जाना, भूकंप आ जाना या पैरासाइट का अटैक हो जाना। इन सभी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को अपने आप को बचाना होता है, तो बचाने के लिए वो हर तरह के प्रयास करता है। एग्जाम्पल है कि एक स्टारफिश एक समय में करोड़ों अंडे देती है। तो जिस जगह वो करोड़ों अंडे देती है वहाँ पर केवल स्टारफिश नहीं रहती, इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो फूड और शेल्टर है और बेटर कंडीशन है उसका हर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेशन करता है। जब वहाँ पर ऑर्गेनिज्म के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन फूड और शेल्टर कम हो जाता है तो वहाँ ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रगल होता है। स्टारफिश और स्टारफिश के बीच में अब स्ट्रगल होगा फूड शेल्टर के लिए तो वो इंट्रा स्पेसिफिक होगा। स्टारफिश तथा दूसरे एनिमल्स के बीच में फूड शेल्टर के लिए जो स्ट्रगल होगा वो इंटर स्पेसिफिक होगा। तथा इन्वायरमेंट, अगर जैसे वहाँ कोई बाढ़ आ जाती, सूखा पड़ जाता है या टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से स्ट्रगल करेंगे उसको एनवायरमेंटल स्ट्रगल कहेंगे। थर्ड पॉइंट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, जिसको समर्थ का जीवत्व भी कहा जाता है। डार्विन बिलीव दैट एनी इंडिविजुअल इज सक्सेसफुल इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस if it survives long enough to produce offsprings. Individuals who are fit in particular environment can only survive. ये जो स्ट्रगल उनके बीच में हो रहा था इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में वही ऑर्गेनिज्म अपने आप को सफल पाया जाएगा जो उस कंडीशन से, उस एडवर्स कंडीशन में अपने आप को फिट रखता है। अगर वो उस एडवर्स कंडीशन में, उस स्ट्रगल में अपने आप को फिट रखता है तो वो सक्सेस की तरफ जाएगा और वो सरवाइव करेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म उस एडवर्स कंडीशन में अपने आप को फिट नहीं रख पाया तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को जो व्यक्ति ढाल लेता है वो जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। यही बात यहाँ पर इन ऑर्गेनिज्म के लिए भी है कि जो ऑर्गेनिज्म एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को उस
कंडीशन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लेगा, वो एग्जिस्ट करेगा, सरवाइव करेगा, और जो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन. Due to the constant struggle, the organisms change themselves according to with the new needs. लगातार स्ट्रगल होने के कारण ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप में नई ज़रूरतों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो ये जो परिवर्तन उसमें आता है उसको वेरिएशन कहते हैं या विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन. इन द स्ट्रक्चर In the struggle for existence, organisms having the variation favorable to the environment would have more chance to survive and reproduce their own kind. Those which do not possess favorable variation would die or fail to reproduce. इस स्ट्रगल में ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यू वेरिएशंस बनते हैं, अगर वो उस एडवर्स कंडीशन के अकॉर्डिंग बनते हैं तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव करेगा तथा रिप्रोड्यूस करके अपने ही समान नए जीवों को पैदा करेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यू वेरिएशंस बनते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लास्ट पॉइंट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़. Any changes in environmental condition cause natural selection to act upon the population and select to well adapted individual. जो environmental condition होती है, मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, वो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है। जो ऑर्गेनिज्म नेचर के साथ चलेगा, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करेगा, तो नेचर उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लेगी। और अगर उसको सिलेक्ट कर लिया है तो ये जो कैरेक्टर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे और लास्ट में जो स्पीशीज़ बनेगी वो न्यू स्पीशीज़ होगी।